हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। आप एग्जाम देने जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाइएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। तो हमारा पास अभिकथन क्या है कि जो भारतीय संविधान है उसकी मूल संरचना में परिवर्तन करना सरल है। कि क्या ऐसा है कि जो भारत का जो संविधान है उसकी जो मूल संरचना है वो उसको परिवर्तित किया जा सकता है, वो बिल्कुल आसान है। क्या ऐसा है? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना आसान बिल्कुल भी आसान नहीं है भारत का जो संविधान है उसकी मूल संरचना को बदलना। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत तो बदलाव किए जा सकते हैं, परंतु जो उसका मूल ढांचा है, जो मूल संरचना है, उसमें बदलाव करना बिल्कुल भी सरल नहीं है, जो भारत का संविधान है उसमें। और हमारे पास कारण क्या है कि जो भारत है उसमें मजबूत केंद्र सरकार है। बिल्कुल सही। कि हमने देखा ना कि जो भारत है उसमें जो केंद्र सरकार है उसके पास कितनी पावर होती है, वो ही सब कुछ शक्तिशाली होता है, वो हर चीज में केंद्र सरकार ही जो होता है वो अपना रोल निभाता है। तो हमारे पास जो अभिकथन था वो बिल्कुल गलत था, परंतु जो कारण है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और जो कारण है वो गलत है। या ऑप्शन नंबर बी अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। ऑप्शन नंबर सी कि अभिकथन और जो कथन है वो दोनों सही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करते, यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा ए है यानी कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, पर जो कारण है, सॉरी, जो हमारा अभिकथन है वो बिल्कुल गलत है, पर लेकिन जो हमारा कारण है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? हमें बताना है कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो कहते किसको है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें ना एक ही स्तर होता है, मतलब जो शासन होता है उस शासन का केवल एक ही स्तर होता है, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेल्जियम है उसमें किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम में संघीय सरकार है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो पंचायत समिति है उसका गठन कैसे होता है। तो विभिन्न पंचायत, जो अलग अलग पंचायत होते हैं उनमें जो पंचायत समिति होती है और उन पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर क्या करते हैं, पंचायत समिति का गठन करते हैं या पंचायत समिति उनसे बनती है। ठीक है, तो आप इनका आंसर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं या फिर महापौर कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं ना, तो उसमें जो समवर्ती सूची होता है उसमें उनके विषयों पर कौन कानून बनाता है, हमें ये बताना है। तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होती है वो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो भारत है उसके राज्यों में पंचायत और जो नगर पालिका होती है उसके चुनाव करवाने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है। मतलब जो भारत का राज्य है जितने भी, उसमें जो पंचायत होते हैं और जो नगर पालिका होती है, तो उसमें जो चुनाव करवाते हैं उसका, उस संस्था का नाम क्या है। तो वो होता है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बारी पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बारी जरूर पढ़ के जाना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि 1992 के से पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का हमें वर्णन करना है। ये भी बहुत ही ज्यादा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि हमें बताना है कि जब विकेंद्रीकरण हुआ था 1992 में, उससे पहले उसका क्या स्वरूप था, हमें वो बताना है। तो जो सभी राज्य थे उसमें गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगरपालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो स्थानीय संस्थाएं थी और स्थानीय जो संस्थाएं थी और राज्य सरकार थे उनके अधीन रखी गई थी। मतलब जो स्थानीय संस्थाएं थी ना जितनी भी, वो राज्य सरकार के अंदर रखी गई थी, राज्य सरकार के अधीन की गई थी। ठीक है, और जो स्थानीय संस्थाएं थी उनके ना चुनाव नियमित समय पर नहीं कराए जाते थे। पहले क्या होता था कि जितने भी
स्थानीय चुनाव या संस्था होते थे, स्थानीय जो संस्था होते थे, उनके जो चुनाव थे, वो बिल्कुल नियमित समय पर नहीं किए थे। जब वो मन करते थे तो वो होता था, वरना नहीं होता था। तो उनका जो चुनाव था, वो बिल्कुल नियमित नहीं होता था। और जो स्थानीय संस्था थे ना, उनके पास ना अपना अधिकार था और ना कोई संसाधन। तो उनके पास कोई अपना अधिकार भी नहीं होता था और ना कोई संसाधन होता था। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी 1992 से पूर्व, जब विकेंद्रीकरण था उसके पहले, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रांतीय दल होते हैं, उनका जो भारत में संवाद आया है, उसको मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करते हैं? हमें बताना है कि जो क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल जो होते हैं, उस वो भारत में संवाद को और मजबूत बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे सहायता करते हैं, हमें ये बताना है। तो आप कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, वो प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं, अगर उनके पास अगर उसके पास चुनाव की जो सीटें होती हैं, अगर वो कम हो जाती है, तो जो प्रांतीय दल होते हैं ना, उनको राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक है? और 1996 के बाद से क्या होता है, लगभग जो प्रत्येक प्रांतीय दल है, उनको एक उनको एक या फिर दूसरी राष्ट्रीय जो स्तर की जो गठबंधन सरकार होती है, उसका बनने का अवसर भी मिला है। तो एक तरह से ये एक पॉजिटिव भी है जो प्रांतीय दल हैं उनके लिए, कि जो प्रांतीय दल होते हैं, वो राष्ट्रीय दल के साथ मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं, वो और मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो संघवाद है भारत में, उसमें हेल्प भी मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा देश है, उसमें संघवाद और जो लोकतंत्र है, उसको मजबूती मिलती है प्रांतीय दलों के द्वारा। क्योंकि प्रांतीय दल जब राष्ट्रीय दल में इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, तो उन दोनों का गठबंधन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है? तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो प्रांतीय दल थे, वो भारत में संघवाद को और मजबूत करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक और जो संघात्मक सरकारें होती हैं, उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि जो एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक जो सरकार है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और ये है क्या? आपको एक अलग अलग क्वेश्चन भी इन दोनों टॉपिक्स पे मिल सकता है, ठीक है? तो आप नंबर के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इसके अंतर्गत जितना भी संविधान संशोधन है, वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि केंद्र से एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है और संविधान में अगर संशोधन करना है, तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। और जो शक्तियां होती हैं, वो एक ही जगह पर केंद्रित होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही नागरिकता होती है, लोगों के पास केवल एक ही नागरिकता होती है। और जो केंद्र सरकार होता है, वो राज्यों से शक्तियां ले सकता है। मतलब केंद्र के पास इतनी पावर होती है कि वो जो राज्य सरकार है, उससे पावर ले भी सकता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार है ना, उसकी अपेक्षाकृत कमजोर होती है। मतलब जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा ना कि केंद्र सरकार मजबूत होती है, परंतु एकात्मक शासन व्यवस्था के मुकाबले में जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें जो केंद्रीय सरकार होती है, वो कमजोर होती है। किसके कंपैरिजन में? एकात्मक शासन व्यवस्था के कंपैरिजन में संघात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार होती है, वो कम पावरफुल होती है। और इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है, वो अकेले संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। हम ही हमने ऊपर देखा कि केवल केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती थी संविधान में, परंतु संघात्मक जो शासन व्यवस्था होता है, उसमें केवल केंद्र सरकार ही संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। और इसमें क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं, वह कई स्तर पर विभाजित होती हैं। उसमें क्या होता है कि शक्तियां एक ही जगह पर केंद्रित होती है, परंतु जो संघात्मक व्यवस्था होती है, उसमें शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है, ठीक है? और जो कई संघीय व्यवस्था वाला जो देश है, उसमें ना नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता भी होती है। एकात्मक में केवल एक ही नागरिकता होती है, परंतु जो संघात्मक होता है, उसमें नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता भी होती है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कथन के पक्ष में हमें तर्क देना है। अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, परंतु अगर आपके क्वेश्चन 2 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं, तब आप उसको लिख सकते हैं। पर अगर कोई बड़े नंबर का, जैसे 6 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप कुछ इस प्रकार से अपने आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है?
तो हमारा आंसर ऐसे होगा कि जो पिछले कुछ दशकों में जो क्षेत्रीय है या राज्य स्तरीय दल है, उनकी संख्या में ना काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा क्षेत्रीय और राज्य स्तर की जो दलें हैं, वो उभर कर आई हैं। और इन्होंने क्या किया है, जो भारतीय लोकतंत्र है और जो संघवाद है, उसको निम्नलिखित तरीकों से मदद पहुँचाई है। पहला, कि भारतीय जो संसद है उसमें राजनीतिक रूप से अधिक विविधता दिखाई देने लगी है। मतलब पहले क्या होता था ना, एक ही क्षेत्रीय दल के लोग बैठे हुए हैं, पर जो संसद है ना, अब संसद में क्या दिखने लग गया है, विविधता दिखाई देने लग गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के वास्तविक प्रतिनिधित्व को दर्शाते। तो संसद में जैसे ही अलग-अलग विविध प्रकार के लोग होते हैं, तो अलग-अलग तरह के मुद्दे भी उठते हैं। लोग अपने-अपने क्षेत्रों के समूहों के वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने-अपने मुद्दे उठाते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। और गठबंधन की जो सरकार होती है, इस दौर में बिना क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन के जो राष्ट्रीय सरकार है, वो बिना मुश्किल, अब क्या अधिकतर ना गठबंधन की सरकारों से ही सरकार बन पाती है, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो इस सिचुएशन में जब क्षेत्रीय पार्टियाँ जब राष्ट्रीय पार्टियों को समर्थन देती हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी सरकार बन पाती है। और अगर ये प्रांतीय दल ना हो, तो जो राष्ट्रीय जो सरकार है, उनको सरकार बनाने में मुश्किल होएगी, है ना? तो कुछ इस प्रकार भी जो प्रांतीय दल है, वो हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि जो क्षेत्रीय दल है, उन्होंने ना राष्ट्रीय दलों की मनमानी और जो केंद्रीय नियंत्रण पर प्रवृत्ति के खिलाफ अवरोधकारी और संतुलनकारी भूमिका निभाई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब से क्षेत्रीय दल उभरे हैं, ज़्यादा आए हैं, तो उससे पहले क्या होता था कि जो राष्ट्रीय दल होते थे, वो अपनी मनमानी चलाते थे और केंद्र पे अपना नियंत्रण रखते थे। परंतु क्षेत्रीय दलों के आने से क्या हुआ है, वो उन पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उनको अपनी मनमानी नहीं करने देते हैं और संतुलनकारी भूमिका निभाते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो क्षेत्रीय हित हैं एवं जो मुद्दे हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिया जाने लगा है, जो लोकतंत्र और संघवाद दोनों के लिए मजबूत है। तो क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो अलग-अलग क्षेत्रों से आती हैं, तो वो अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाती हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो इससे क्या होता है, हर क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, उनके हित में जो भी मुद्दे होते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनके उनके अकॉर्डिंग भी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है? जो कि लोकतंत्र और संघवाद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्षेत्रीय दल होते हैं, वो भारतीय लोकतंत्र और संघवाद जो है, उसको महत्वपूर्ण बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो संघवाद है, उसकी कोई 3 बुराइयाँ बतानी है हमें। तो अभी तक हमने देखा कि संघवाद क्या है, कैसे है। अब हमें एक क्वेश्चन बताना है इसका आंसर, कि जो संघवाद है, उसकी बुराइयाँ क्या है, हमें वो बतानी है, नेगेटिव पॉइंट्स हमें बताने हैं। तो इसकी बुराइयाँ ये आप कह सकते हैं, जो केंद्रीय सरकार होता है ना, उसका अधिक शक्तिशाली होना। तो इसमें क्या होता है संघवाद में, कि जो केंद्रीय सरकार होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो केंद्रीय सरकार है ना, वो एक तरह से अपनी थोड़ी बहुत मनमानी भी करने लगती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो वो अपनी मनमानी करती है, वो अपने आप को पावरफुल समझती है, तो इस वजह से वो मनमानी करती है, अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेती है। तो ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है संघवाद का, ठीक है? और जो संविधान संशोधन है, उसका अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त हो। मान लीजिए कोई चीज़ जो अच्छा ना हो, उसको संशोधन की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसको संशोधन केंद्र सरकार करना चाहती है, तो वो कर लेगी, क्योंकि पावर केवल उसी के पास है ना? तो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और जो संसद है, उसका अधिक अधिकार होना, तो संघवाद में क्या होता है, जो संसद होता है ना, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और जो धन संबंधी अधिकार है, वो भी केंद्र के पास ही अधिक ज़्यादातर जो जितने भी धन से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, अधिकार होते हैं, वो भी केंद्र सरकार के पास होती है। और जो केंद्र सरकार है, उसका राज्य सरकार के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा पावर होती है, तो केंद्र सरकार अपनी पावर दिखाती है और जो राज्य सरकार है, उसमें भी अनावश्यक हस्तक्षेप, मतलब कि बिना किसी ज़रूरत के हस्तक्षेप करती है, उनको इंटरप्ट करती है बीच में। तो ये सभी क्या है, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, जो कि संघवाद के हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़कर, समझकर जाइएगा। ठीक है? तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है, वो खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, वो सारे समझ में आए होंगे और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा इन्हें। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।